चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मैडम। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ड्यू टू अ फोर्स। तो उसके हमने फॉर्मूले देखे और फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं वो भी सीखा। 3 फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, हम जरूरत के हिसाब से उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, इसमें मैंने आपको तीनों फॉर्मूले से ये क्वेश्चन करके दिखाया। तीनों से आंसर सेम आया, ऑब्वियस आंसर सेम आएगा। बट यहाँ पे देखो मैंने कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे थे, डिस्टेंस भी दे रखी थी, एंगल भी पता था, तो तीनों फॉर्मूले लगा पाए। लेकिन अब हमेशा ऐसा नहीं होगा, कहीं पे आपको डिस्टेंस पता होगी, कहीं पे आपको एंगल पता होंगे, कहीं पे कुछ पता होगा। तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक, तो फॉर्मूले क्या एक बार रिवाइज करता हूँ। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इसमें आपको कुछ भी डिसाइड नहीं करना, मतलब कुछ भी नहीं देखना, आपको सिर्फ आर वेक्टर फाइंड करना है। एफ वेक्टर दिया होगा, दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले फॉर्मूले में आपको क्या करना है कि जो फोर्स दिया है उसकी कंपोनेंट करते हैं। तो जो कंपोनेंट आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, है ना, उसकी वजह से टॉर्क आएगा, और टॉर्क हो जाएगा आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। ये आपको मैग्नीट्यूड देगा, डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके निकाल सकते हैं। ठीक, ओके। और ये आर वेक्टर क्या है? जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। जैसे यहाँ पे आपको टॉर्क निकालना है इस ओ के अबाउट, तो ये जो टॉर्क निकाल रहे हैं वो ओ के अबाउट, अबाउट ओ हम फाइंड कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर आपको टॉर्क निकालना है वहां से जहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये वाला जो वेक्टर है ओपी वेक्टर, दैट इज द आर वेक्टर। आर वेक्टर फिक्स है यहाँ पे। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे हम आर के कंपोनेंट कर रहे हैं, फोर्स के कंपोनेंट नहीं कर रहे हैं, आर के कंपोनेंट कर रहे हैं। आर के कंपोनेंट कैसे? एक तो फोर्स के परपेंडिकुलर, एक फोर्स के पैरेलल। तो जो टॉर्क लगाएगा दैट इज आर के परपेंडिकुलर वाला जो है, क्योंकि यहाँ आर साइन थीटा आ रहा है। थीटा क्या है यहाँ पे? आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल। तो हमने कंपोनेंट किए, तो ये वाला कंपोनेंट आया आर साइन थीटा, और ये है, इसको हमने बोला आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये फोर्स के परपेंडिकुलर है। ठीक, चलिए। हाँ, ये क्या पढ़े थे हमने? ये पढ़ा था टॉर्क कब जीरो होगा, किसी पॉइंट पे टॉर्क कब जीरो होगा। तो पहला केस तो ये कि जब फोर्स जो लग रहा है वो उसी पॉइंट पर लग जाए जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क फाइंड कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो उस पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क जीरो होगा, बिकॉज आर जीरो हो जाएगा। और अगर लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास करे जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं, टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, तो उस फोर्स का उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा। बिकॉज अगर लाइन ऑफ एक्शन ओ से पास कर रही है, इसका मतलब एंगल या तो थीटा जो होगा आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो या तो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। ठीक, चलिए फिर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा। ये वाला क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में किया है, आप वहां से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट दिखाई दे रहा है? ओके। So a particle having mass m is projected with velocity v naught from the point P. ये point P है, projection on a horizontal ground making an angle theta with the horizontal. Find out the torque about the point of projection acting on the particle. मतलब ये जो पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया है इसका इस पॉइंट P के अबाउट टॉर्क निकालना है व्हेन इट इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे है तब इस पॉइंट P के अबाउट इसका टॉर्क क्या होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, इसको मैं आगे कर देता हूं। ठीक है, चलिए। करिए, बताइए आंसर। करिए। तो यहाँ पे ये पार्टिकल है, ये रहा। इस पार्टिकल को हमने v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। अब क्या होगा, ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और हमें टॉर्क निकालना है किसके अबाउट? इस p के अबाउट, पॉइंट p के अबाउट टॉर्क निकालना है। कब? जब ये पार्टिकल पहुंच जाए हाईएस्ट पोजीशन पर, मतलब कुछ इस तरह। जब पार्टिकल मोशन करता हुआ हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, ये हो जाएगा इसका हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ ये हाईएस्ट पॉइंट है ना।
इस हाई, अच्छा जो टॉर्क निकलता है वो तो किसी फोर्स की वजह से निकलेगा, तो बताओ जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा? तो इस पर फोर्स लगेगा mg, और mg की डायरेक्शन कैसी होती है? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, इस तरीके से। अब आपको टॉर्क किसके अबाउट निकालना है? टॉर्क निकालना है इस पॉइंट P के अबाउट, है ना। तो ये पॉइंट P हो गया प्रोजेक्शन का पॉइंट ना। अच्छा, इसको आप O ले लो। O क्यों बोलो? क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने वहां पे क्या सीखा था? O के अबाउट टॉर्क निकालो, O के अबाउट टॉर्क निकालो। तो इसको क्या नाम रख लो आप? O नाम रख लो इसका, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। इसको P की जगह O कर दो। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आर वेक्टर फाइंड करते हैं हम। आर वेक्टर क्या हो जाएगा? तो इस O को और इसको P बोल दो। इस हाईएस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंचा, इसको P बोल दो। तो O से P ये जो लाइन है ये तो हो जाएगी आर वेक्टर, राइट। और ये जो फोर्स लगा ये वाला, ये mg, ये की तो फोर्स लग रहा है, ये हो जाएगा अपना F वेक्टर। अब आपको निकालना है टॉर्क। अब टॉर्क निकालने के तीन फॉर्मूले हैं। या तो सबसे पहले आप करो आर वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। अब F वेक्टर तो हमें पता है, F वेक्टर कितना हो गया? माइनस ऑफ mg j कैप, मतलब नीचे की डायरेक्शन है। लेकिन ये आर वेक्टर क्या है ये निकालना तो बड़ा टेढ़ी खीर है भाई। पहले हाइट निकालो, फिर ये रेंज निकालो, फिर आई कैप जी कैप, इस तरह से लिखो। वैसे भी कर सकते हो आप, कर तो सकते ही हो, बट छोटे तरीके से करना है भाई। आप रेंज का आधा निकाल सकते हो, राइट। तो ये तो हो जाएगा अपना ये वाला कंपोनेंट, तो ये आई कैप हो जाएगा। फिर हाइट निकालो, वो जे कैप हो जाएगा। इस तरीके से आर वेक्टर निकल जाएगा, है ना। ठीक है, लेकिन अब इसमें इतना मेहनत कौन करे। दूसरा फॉर्मूला क्या था कि उसमें था आर वेक्टर, सॉरी, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। अब एफ परपेंडिकुलर कैसे निकालें? तो ये फोर्स है, इसका कंपोनेंट करो जो आर के परपेंडिकुलर, तो उसके लिए एंगल वगैरह निकालने पड़ेंगे। तो एंगल निकाला भी अपने सामने टफ समस्या है। ये मत सोचना ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ से तुरंत निकाल लोगे। ये एंगल थीटा तो जहां प्रोजेक्ट किया था वो है ना। ये ओपी का एंगल, ये वाला एंगल थीटा थोड़ी होगा, ये थीटा नहीं होगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे कंपोनेंट करना भी थोड़ा मुश्किल है, पहले थीटा फाइंड करो। तो क्या करें, यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला लगा के देखें। तीसरा क्या था? आर वेक्टर, सॉरी, आर परपेंडिकुलर डिवाइड इनटू एफ, ये था टॉर्क का फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला कि आर के कंपोनेंट करो किसके परपेंडिकुलर? एफ के परपेंडिकुलर। तो अगर यहाँ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखूं मैं, तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एफ को एक्सटेंड किया। अब इस आर का कंपोनेंट करूं इस एफ के परपेंडिकुलर, तो ये आ गया। सही बात है। तो अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखूंगा तो ये हो गई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, है ना। और इस आर का मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाला तो ये आ गया आर परपेंडिकुलर। ये आर परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये आर परपेंडिकुलर हो गया रेंज डिवाइडेड बाय 2। आर का मतलब हो गया रेंज। भाई ओ से क्यू तक की डिस्टेंस को क्या बोल सकता हूं मैं? रेंज बोल सकता हूं। ओके, तो टॉर्क कितना आ गया? फाइनली जो टॉर्क आया, टॉर्क में देख सकता हूँ, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर कितना हो गया? आर बाई 2 इंटू एम जी। अब आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आर कितना होता है बताओ? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे यू कितना है? वी नॉट, तो वी नॉट का स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा पढ़ा है। इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो बेसिकली आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। इसको यहाँ पुट कर दो तो यहाँ से हमें टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। बट अभी एक चीज और है, हमें डायरेक्शन भी बतानी है। साइन 2 थीटा ये हो गया आर बाई 2 ये इंटू एम जी, लेकिन अब डायरेक्शन भी बतानी है ना। ये तो हमने टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन हम निकालते हैं कि आप देखो कि अगर हम जैसे पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, तो पॉइंट ओ से मान लो एक रॉड है ये होती, ये फोर्स लग रहा है इधर। तो अगर ऐसे रॉड होती है उस पर फोर्स लगता, तो इस फोर्स की वजह से रॉड कैसे घूमती? ऐसे घूमती ना, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो अपनी उंगलियों को एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमाओ तो जो अंगूठी की डायरेक्शन होगी दैट इज टॉर्क की डायरेक्शन। तो बेसिकली टॉर्क की डायरेक्शन क्या आ जाएगी यहाँ पे? माइनस की कैप, यानी अंदर की ओर, इनवर्ड्स, इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा टॉर्क, राइट।
समझ गए? टॉर्क की डायरेक्शन लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना ही है। तो एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, जो टॉर्क आएगा वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज। किसके अबाउट? ये हमने टॉर्क निकाला है पी के अबाउट। ओके, किसी और के अबाउट निकालेंगे तो कुछ और आएगा। चलिए, तो ये वाला तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब ये वाला करो, इसी का नेक्स्ट पार्ट, फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट पी। पी की जगह हम कर देते हैं ओ, ओ कर दिया ना पी को। ओके, तो फाइंड टॉर्क अबाउट ओ एट एनी टाइम टी। और ये टी है वो छोटा है कैपिटल टी से। कैपिटल टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब पार्टिकल को ओ से क्यू तक पहुंचने का लगा समय है टी। तो उससे पहले पहले जब कहीं पे भी हो सकता है पार्टिकल किसी टाइम टी पर, तो पार्टिकल यहाँ 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 कहीं पे भी हो सकता है। एक आपको जनरल इक्वेशन लिखनी है, किसकी? टॉर्क की एक जनरल इक्वेशन लिखनी है इस पार्टिकल के लिए। करो भाई, ये तो हमने एक एग्जैक्ट पोजीशन के लिए टॉर्क लिख दिया जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, लेकिन जनरल पॉइंट के लिए हम मान लेंगे कि मान लो पार्टिकल यहाँ पहुंचा किसी टाइम टी पर, तो यहाँ पर इसका ये कितना टॉर्क होगा ओके अबाउट वो निकालना है। बड़ा ही आसान है, सेम ही है, बस थोड़ा सा चाहिए। करो, चलिए करते हैं। तो क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि पार्टिकल टी बराबर 0 पे यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया है, और टी बराबर टी पर वो मान लो यहाँ पे पहुंच गया है ना। ये टी बराबर टी पर है, इसको हम टी कहते हैं इसका। ठीक, यहाँ पे फोर्स कैसे लगेगा? ऐसा लगेगा mg। इस बार ओपी वेक्टर ये हो जाएगा, दिस इज द आर वेक्टर। अब कैसे करें बताओ? यहाँ पे वही तीन तरीके हमारे पास या तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करो, वही यहाँ पे पहले वेक्टर निकालो फिर क्रॉस प्रोडक्ट करो। उससे अच्छा है कि हम वापस से थर्ड वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, थर्ड वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है जिसमें हम ये करते हैं, थर्ड फॉर्मूला आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। तो ये आसान रहेगा। क्यों आसान रहेगा? देखो, हम यहाँ पे वापस से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स निकालेंगे, तो ये दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आ जाएगी। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे आर का, तो ये आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आर परपेंडिकुलर क्या है? ये जो पार्टिकल है टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ है ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स में कितना चला पार्टिकल। देखो, टी बराबर टी पर पहुंचने के लिए एक्स में चला इतना, वाई में चला इतना। भाई यही तो पिछले सवाल में किया हमने, जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे था तो एक्स में कितना चला? आधा रेंज, रेंज का आधा चला। पता था हमें वहां पे क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट वो रेंज का आधा चलता है। लेकिन अब इस केस में पता थोड़ा ना कितना चलेगा, ये तो कोई टाइम टी है। तो हम क्या करें, यहाँ पे पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालना तो बहुत ही आसान है। एक्स डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है बेसिकली। तो एक्स बराबर कितना होता है? वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम टी। बस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना हो गया? v नॉट cos थीटा इनटू टी। ये एक्स आ गया आपका। तो टॉर्क निकाल लो। टॉर्क कितना आया? टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, आर परपेंडिकुलर कितना आ गया? v नॉट cos थीटा इनटू टी इनटू फोर्स कितना है? mg। तो ये टॉर्क आ गया आपका, है ना। और डायरेक्शन क्या है ये बताओ? डायरेक्शन तो वापस से वो सेम ओ के अबाउट निकाल रहे हैं हम। यहाँ इस तरह से रॉड मान लो ये फोर्स लग रही है, ये फोर्स किस तरह से घुमाएगा? रॉड वैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो उंगलियों को घुमाओ तो वापस से कौन सी डायरेक्शन आ गई? माइनस की कैप आ गई। भाई माइनस की कैप क्यों बोल रहा हूँ मैं उसको? क्योंकि जनरली इन जनरल हम इस डायरेक्शन को एक्स, इसको वाई और इसको जेड मानते हैं। अगर क्वेश्चन में इसको चेंज कर दिया जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। इसलिए हम एक्टिवेट क्या लिखते हैं कि जो टॉर्क होगा वो क्रॉस होगा। क्रॉस का मतलब अंदर की ओर होगा, इनवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे लिखते हैं। ठीक, कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम इन दोनों क्वेश्चंस में? टॉर्क निकालना समझ में आ रहा है? चलिए वाला करके दिखाइए। So find out torque about point A, O and B. तो A यहाँ है, O यहाँ है, B यहाँ है, ठीक है। और जहाँ फोर्स लग रहा है वो ये रहा, इस पॉइंट को हम P बोल देते हैं। मान लो कुछ भी बोल दो ना, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फोर्स लग रहा है इस तरीके से आगे की तरफ एक्स डायरेक्शन में, है ना। तो ये है आपका एक्स डायरेक्शन,
एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस। करिए, तो सबसे पहले इस पॉइंट पी पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ए के अबाउट कितना टॉर्क आएगा, फिर ओ के अबाउट कितना टॉर्क आएगा, फिर बी के अबाउट कितना टॉर्क आएगा। सो फर्स्ट हम निकालेंगे टॉर्क अबाउट ए। तो अभी ए की फोर्स है तो आपको दिक्कत टेंशन लेने की कोई बात नहीं है ना। अभी फोर्स बढ़ाएंगे हम। चलो, दूसरा आपको बताना है टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, फिर आपको बताना है टॉर्क अबाउट पॉइंट बी। हो गया। तो ए के अबाउट टॉर्क आएगा 0, बिल्कुल सही जवाब, बिकॉज जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो ए से पास हो रही है, और आपको बताया था मैंने कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उस पॉइंट से पास हो जिस पॉइंट के बाद आपको टॉर्क निकालना है, तो उस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना आएगा 0, बिकॉज यहाँ पे जो थीटा है, देखो आप थीटा आर वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए से ऊपर ऐसे लाइन डालोगे, दिस इज आर वेक्टर। अब आर और एफ के बीच में एंगल लिखोगे तो कितना आएगा 0 डिग्री आएगा, तो साइन 0 0 हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब आपको लिखना है टॉर्क अबाउट ओ, ये पॉइंट ओ है, इस ओ के अबाउट आपको टॉर्क लिखना है, बताइए। तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वेक्टर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सबसे आसान वाला कौन सा रहेगा? वैसे तो आप कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, आर क्रॉस एफ भी लिख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला यूज करूंगा, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। क्योंकि देखो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये वाली, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। अब ओ से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ओ से मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये वाली डिस्टेंस हो गई 5, बस आंसर आ गया। देखो, तो ओ के अबाउट में निकाल रहा हूँ, तो ओ से मैंने लाइन डाली परपेंडिकुलर, भाई आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ से पी को मिलाने वाली जो ये लाइन, दिस इज द आर वेक्टर, इसका मैं कंपोनेंट लूंगा इस तरफ क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन इधर है, लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर। तो बेसिकली ये डिस्टेंस, ये वाली चीज मैं क्या कहूंगा, इसको कहूंगा आर वेक्टर, है ना। तो यहाँ फोर्स फॉर्मूला लगाऊंगा आर वेक्टर इनटू एफ। ये क्या निकालेगा, मैग्नीट्यूड निकालेगा, और डायरेक्शन में अपने एंगल उससे दे दूंगा, खुद से निकाल के, ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड देगा, तो आर वेक्टर कितना आ गया 5 एंड फोर्स कितना था 10, तो आंसर आ गया 50। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन डायरेक्शन क्या आ जाएगी बताओ। तो देखो क्या करो, आर वेक्टर देखो, ये फोर्स लग रहा है ऐसे, आर वेक्टर को समझो कि एक रॉड है और रॉड ओ पे हिंज्ड है, क्योंकि मैं ओ के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूँ, तो रॉड कैसे घूमेगी, अगर फोर्स ऐसे लगाओगे इस रॉड पर तो रॉड ऐसे घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अंदर की तरफ, मतलब माइनस के कैप। चलिए, अब हमें टॉर्क निकालना है पॉइंट बी के अबाउट। तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या हो जाएगा, बी से आप लाइन ऐसे डालोगे, दिस इज द आर वेक्टर, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो फोर्स है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, सेकंड वाला, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। आर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे जो ये वाली चीज है वो आर हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पे आर वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन अगर हम देखो तो ये बेसिकली क्या हो गया 5 जे कैप, बट 5, ओके, फिर 5 आ गया, और फोर्स कितना है 10, तो ये भी 50 आ गया, और इसकी डायरेक्शन कितनी आ गई, इसकी डायरेक्शन में माइनस के कैप आ गई। अब ऐसे मत सोचना कि इसके अबाउट टॉर्क सेम आ गया, कैसे आ गया, वो यहाँ पे आ गया बिकॉज वो ऐसा कुछ वैल्यू दे दी हमने कि वो मल्टीप्लाई होकर सेम आ गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना। इस पॉइंट के बाद कुछ और हो सकता है, इस पॉइंट के बाद कुछ और हो सकता है। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हम क्या सीख रहे हैं अभी, फाइंड आउट टॉर्क अबाउट द पॉइंट। हम अभी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो ये कॉनिकल पेंडुलम दिया हुआ है, कॉनिकल पेंडुलम तो जानते हो, सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था,
कॉनिकल पेंडुलम क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ये कोन की शेप में ऐसे घूमता रहता है, राइट। ओके चलो, तो फाइंड टॉर्क ऑफ mg, mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टेंशन फोर्स अबाउट O के अबाउट एंड C के अबाउट। तो O तो क्या है, जहाँ पे हिंस्ड है ये जो मतलब रस्सी जहाँ से टंगी हुई है, दिस इज द O। एंड C क्या है, जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसका सेंटर। तो आपको यहाँ पे टॉर्क निकालना है, ग्रेविटेशन का टॉर्क एंड टेंशन का टॉर्क करिए। और क्या क्या दे रखा है कि ये एंगल थीटा पे कॉनिकल पेंडुलम में इसमें जो थ्रेड है, ये रोप है, दिस इज द लेंथ L करिए। तो सबसे पहले mg का टॉर्क निकालो, O के अबाउट निकालो, फिर C के अबाउट निकालो, फिर टेंशन का टॉर्क निकालेंगे हम O के अबाउट एंड C के अबाउट। चलिए, तो सबसे पहले हम O के अबाउट करते हैं क्वेश्चन को, अबाउट O। इसमें हम अबाउट O देखेंगे, अबाउट O mg का टॉर्क एंड टेंशन का टॉर्क। यहाँ पे हम देखेंगे अबाउट C, mg का टॉर्क एंड टेंशन का टॉर्क। तो सबसे पहले देखते हैं भाई फोर्स लग कैसे रहे यहाँ पे। तो ये है mg, ऐसे लग रहा होगा, है ना, और यहाँ पे टेंशन T इस तरीके से होगी। अच्छा, अगर आप ये टेंशन T होगी तो टॉर्क निकालने से पहले हम क्या करते हैं, ये टेंशन का और mg का रिलेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये काम आएगा, है ना। टेंशन का और mg का रिलेशन हम निकाल तो सकते हैं। आप बताओ, सर्कुलर मोशन में किया हमने, एक रूल पढ़ते थे ना हम, टेंशन स्टेप्स टू सॉल्व सर्कुलर मोशन क्वेश्चन, की फोर्स इन द एक्सियल डायरेक्शन, फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन। तो जो एक्सियल डायरेक्शन होती है उसमें फोर्स बैलेंस होते हैं, रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होते हैं, इस तरीके करते थे ना, अपन याद है? हाँ शाबाश। T cos थीटा इज इक्वल टू mg, राइट। यहाँ पे टेंशन के कंपोनेंट करेंगे हम ऐसा और ऐसा, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T cos थीटा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, T cos थीटा बराबर mg, राइट। ओके चलिए अब हम टॉर्क निकाल लेते हैं। तो हमें किसके अबाउट टॉर्क निकालना है, O के अबाउट टॉर्क निकालना है। ये रहा O, दिख रहा है? तो बताइए बताइए, टॉर्क ऑफ mg, mg का टॉर्क निकालना है आपको, किसके अबाउट निकालना है, O के अबाउट निकालना है। कितना आएगा, कैसे करें, कैसे करें? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भैया mg ऐसे लग रहा है नीचे, है ना, mg ऐसे लग रहा है, ठीक है। O पॉइंट यहाँ है, तो मतलब O के अबाउट निकालना है और ये इसके अबाउट निकाल, mg यहाँ लग रहा है, तो ये हो गया अपना r वेक्टर, ठीक है। दिस इज द r वेक्टर। अब आप वापस से सोचोगे कि फर्स्ट लगाऊं फॉर्मूला, सेकंड वाला लगाऊं या थर्ड वाला। तो फर्स्ट वाला हम नहीं लगा रहे क्योंकि हम कोऑर्डिनेट वगैरह कुछ नहीं पता है, तो r वेक्टर कैसे निकालेंगे, f वेक्टर में वेक्टर फॉर्मेट में निकालना पड़ेगा क्योंकि वहां क्रॉस करना होता है ना। दूसरा क्या रहता है कि हम फोर्स के कंपोनेंट कर दें r के परपेंडिकुलर, हाँ ये तो हो सकता है यहाँ पे क्योंकि थीटा पता है हमें, तो mg के कंपोनेंट कर दें परपेंडिकुलर टू द r, ये वाला कर सकते हैं। तो r हो जाएगा L और mg के कंपोनेंट कर लेंगे। और तीसरा क्या है कि अगर हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखें भाई, ठीक है, और r के कंपोनेंट करते हैं, तो ये ज्यादा सबसे आसान लग रहा है। इसमें इसमें हम mg के कंपोनेंट नहीं करने पड़ेंगे, mg तो mg ले लेंगे, r के कंपोनेंट कर देंगे। तो बेसिकली r ये हो जाएगा, r टू r क्या है इसमें, तो ये तो है अपना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज r वेक्टर, दिख रहा है। तो इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये हो जाएगा r परपेंडिकुलर। और ये किसके बराबर है, ये तो जो जिस सर्कल में ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी रेडियस है, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली मैंने क्या किया, सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ किया, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला
जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डालते हैं किस पर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर। तो ये आ गया आर परपेंडिकुलर, ये आर परपेंडिकुलर किसके बराबर है, इसके बराबर है, रेडियस के बराबर। और रेडियस कितनी बता सकते हो, अगर ये एल है, ये एंगल थीटा है, ये कितना हो जाएगा एल साइन थीटा, मतलब ये जो रेडियस है जिस सर्कल पर घूम रहा है उसकी रेडियस रहेगी एल साइन थीटा। ये आर परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, एल साइन थीटा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, आर परपेंडिकुलर कितना हो गया, एल साइन थीटा इंटू एम जी। ये टॉर्क आ गया। डायरेक्शन बता दो, जल्दी से डायरेक्शन बता दो। देखो ये इसके आउट निकालना है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इस तरीके से फोर्स लगा, ठीक। तो अगर इसको हम रॉड माने, यहाँ फोर्स लग रहा है इस तरीके से, तो रॉड कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन क्या आ गई, क्रॉस, देखिए इनवर्ड। टॉर्क किधर लगेगा, अंदर की तरफ, मतलब mg का टॉर्क इस O के अबाउट किधर लगेगा, अंदर, इनवर्ड डायरेक्शन। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप जल्दी से बताओ। टॉर्क ड्यू टू टेंशन फोर्स अबाउट O के अबाउट टेंशन का टॉर्क निकाल के दिखाओ। वेरी गुड, सभी बताओ। ओके वेरी गुड, सो सभी ने सही बताया आंसर। तो यहाँ पे जो टेंशन है ये तो इस पॉइंट O से ही पास कर रहा है, मतलब हमें टॉर्क निकालना है टेंशन का, T का। तो अगर हम टेंशन T के लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखें तो वो तो इस पॉइंट O से ही पास कर रही है, और जब भी ऐसा होता है इसका मतलब टॉर्क कितना आएगा T का O के अबाउट, 0, राइट। चलिए अब ऐसे ही आप सॉल्व करो, mg का टॉर्क एंड टेंशन का टॉर्क अबाउट C और द पॉइंट C। चलिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे टॉर्क ऑफ mg अबाउट C पॉइंट के अबाउट टॉर्क mg का। mg कैसे लग रहा है, तो वही जैसे पहले लग रहा था वैसे ही अब लगेगा, और टेंशन भी जैसे पहले लग रहा था वैसे ही अब लगेगा, ठीक है। तो mg का टॉर्क ले रहे हैं अपन, ये रहा mg, पॉइंट C के अबाउट लेना है, तो ये हो गया r वेक्टर, राइट। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ दिख रहा है हमें सीधे सीधे कि जो r है उसके परपेंडिकुलर f है, राइट। तो r कितना हो गया, r बेसिकली ये हो गया, r वेक्टर हो गया ना, C के अबाउट अगर mg का टॉर्क देखेंगे तो ये r वेक्टर हो गया, और ये कितना है l sin थीटा इनटू mg, राइट। और डायरेक्शन कितनी, डायरेक्शन क्या हो गई, तो C के आउट देख रहे हैं, ये रॉड मान लो ऐसे फोर्स लग रहा है, तो कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो कैसे आ गई, इनवर्ड डायरेक्शन। खत्म हो गया फोर्स mg का। अब लिखेंगे टॉर्क ऑफ टेंशन अबाउट पॉइंट C। तो टॉर्क कैसे लग रहा है, इस बार टॉर्क कैसे लग रहा है, और ये पॉइंट C है, इसके अबाउट r वेक्टर ऐसे हो गया। इस बार तो आएगा टॉर्क, क्वेश्चन कुछ तो आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम देखो r तो ये है ना, टेंशन के कंपोनेंट कर सकते हैं आसानी से, तो टेंशन के कंपोनेंट कर देते हैं भाई। यहाँ पे अगर आप थर्ड वाला फॉर्मूला लगाओगे, लाइन ऑफ एक्शन ले लिया, तो इसका ये वाला खुद को क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे हम टेंशन के कंपोनेंट कर देंगे, तो बेसिकली हम क्या लगा देंगे, r इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो r कितना हो जाएगा, l sin थीटा, टेंशन के कंपोनेंट कर दो तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, अब कंपोनेंट कर देते हैं टेंशन के, तो एक कंपोनेंट ऐसा आएगा और एक कंपोनेंट आएगा ऐसा। हमें कौन सा चाहिए, हमें वो कंपोनेंट चाहिए जो r वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो ये आएगा परपेंडिकुलर। ये कितना हो जाएगा, अगर एंगल थीटा है तो ये जाएगा t cos थीटा, राइट। तो यहाँ लिख देंगे हम f परपेंडिकुलर की जगह t cos थीटा। और डायरेक्शन, तो अगर मैं इसको C के अबाउट देख रहा हूँ मैं टॉर्क, तो इसको रॉड मानूंगा, फोर्स लग रहा है ऐसे, तो रॉड को ऐसे घुमाएगा इस तरीके से, राइट। कैसे, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये आ जाएगा आउटवर्ड, क्योंकि उंगलियों को जब आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंगूठा ऊपर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा टॉर्क। और इसको और अच्छे से क्या लिख सकता हूँ मैं जानता हूँ यहाँ पे L sin
थीटा इनटू टी कॉस थीटा किसके बराबर है, एम जी के बराबर, राइट। क्योंकि एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होते हैं, तो टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी बैलेंस कर रहा है, कुछ और तो है नहीं, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो ये आ गया आपका आंसर। बताइए पूरा क्वेश्चन आपको आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट? तो अभी हमने सीखा है, क्या सीखा है, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क निकालना सीख लिया है अच्छे से, खूब सारे क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम सीखेंगे टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। जैसे पॉइंट और एक्सिस में क्या फर्क है, एक बात बताओ, कि जो आपका डोर होता है ना, दरवाजा होता है, वो एक एक्सिस के अलोंग रोटेट होता है या किसी पॉइंट के अलोंग रोटेट होता है? जो दरवाजा एक्सिस के अबाउट, राइट। तो ये होती है एक्सिस, मतलब एक साइड, पूरी साइड हिंज कर दिया उसको, किसी एक साइड से पूरी साइड हिंज कर दिया, जैसे इस तरीके से दिख रहा है। जैसे आपका मान लो ये दरवाजा है, ये दरवाजा है ना, डोर है ये, इसको इस एक्सिस के अबाउट हिंज कर दिया, तभी तो ऐसे घूमता है इसके अबाउट, पूरी एक्सिस के अबाउट। तो ये तो क्या एक्सिस, तो एग्जांपल हमको समझ में आ गया कि एक्सिस के अबाउट टॉर्क। बट पॉइंट के अबाउट का कोई एग्जांपल, जहां पे कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के अबाउट हिंज हो और हमने देखा हो, तो एग्जांपल ध्यान रहा है आपको मन में, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के अबाउट हिंज होता है, मतलब एक्सिस के अबाउट केवल पॉइंट के अबाउट वो हिंज है, तो वहां पे उसके पास किसी भी डायरेक्शन में रोटेट होने की फ्रीडम होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर, है ना। लेकिन जैसे डोर है, वो किसी एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है, तो यहाँ डोर के पास किसी भी डायरेक्शन में रोटेट होने की फ्रीडम नहीं होती है, वो पर्टिकुलर एक फिक्स डायरेक्शन में ही रोटेट होता है, खुलेगा या बंद होगा, हम चाहें कि ऊपर हम रोटेट करा दें डोर को, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ, जैसे ये डोर है, तो अगर डोर पे मैं इस तरीके से फोर्स लगाऊं, इसको खींचूं, तो क्या ये रोटेट हो सकता है? अच्छा चलो, खींचने पे तो कोई भी चीज रोटेट नहीं होती है, जैसे पॉइंट के अबाउट कोई रॉड कनेक्टेड थी तो उसको भी मैं खींच रहा था तो रोटेट नहीं होती थी। लेकिन अगर मैं इस डोर को नीचे से इस तरीके से धक्का मारूं, या ऊपर से ऐसे धक्का मारूं, या ऊपर की साइड खींचूं, तो क्या इस डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज ये एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से धक्का मारूं, ऐसे फोर्स ऐसे लगाऊं, ऐसे का मतलब अंदर की तरफ लगाऊं, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ लगाऊंगा, अपन करते हैं ना, जैसे नॉब लगी है, उनको डोर खोलना है तो अपन ऐसे पकड़ के खींच लेते हैं, तो डोर ओपन हो जाता है। मतलब इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगा रहा हूं तभी ये डोर ओपन हो सकता है, क्योंकि वो रोटेट उसी डायरेक्शन में हो सकता है, राइट, क्योंकि एक्सिस इसकी ये है ना। ठीक है, चलिए, तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस हम पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम एक चीज देखते हैं कि जैसे मान लो दिस इज द एक्सिस, जिसके अबाउट हम टॉर्क निकालने वाले हैं, दिस इज द एक्सिस। ठीक, तो सबसे पहले आप एक चीज समझो कि द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, किसी भी एक्सिस के अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे तो बेसिकली वो टॉर्क क्या होगा, तो इट इज द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग द एक्सिस कैलकुलेटेड फॉर एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। मतलब समझना कि अगर हम इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स की वजह से लगने वाला टॉर्क, ये फोर्स कैसा है, देखो क्रॉस बनाया हुआ है मैंने, क्रॉस का मतलब फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, तो इस फोर्स की वजह से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई डोर है या कुछ भी है, ये फोर्स कोई भी बॉडी मान लेते हैं, इस तरीके से कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, यहाँ पर हमने फोर्स लगा दिया, तो इस फोर्स की वजह से इस एक्सिस के अबाउट आने वाला टॉर्क क्या होगा वो मैंने लिखा है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। भाई जो टॉर्क आएगा उसका वो वाला कंपोनेंट जो अलोंग द एक्सिस हो। भाई टॉर्क यहाँ पे मान लो किस डायरेक्शन में आएगा, जैसे यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होता तो उसके बाद में फोर्स
इस फोर्स की वजह से टॉर्क निकालता है। अब ये फोर्स तो अंदर ही है तो इसका टॉर्क तो ऑब्वियसली ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये जो टॉर्क आया आर क्रॉस एफ करोगे ना टॉर्क, तो ये आर वेक्टर हो गया, एफ अंदर हो गया, आर क्रॉस एफ ऊपर आ जाएगा, ये टॉर्क आ जाएगा। ये टॉर्क तो एक्सिस के पैरेलल में ही आ गया। लेकिन अगर आप कोई फोर्स ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लगा देते हैं तो उसका टॉर्क मान लो ऐसे कहीं आ जाता है, ये आ जाता टॉर्क। तो ये वाला टॉर्क आंसर नहीं होता इस एक्सिस के आउट। अगर पॉइंट के आउट निकालते तो ये टॉर्क आंसर हो जाता, लेकिन अगर आप एक्सिस के आउट निकाल रहे हो तो हमें टॉर्क के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, और जो कंपोनेंट इस एक्सिस के पैरेलल आएगा, इस एक्सिस के अलोंग आएगा, वही बस टॉर्क का आंसर होगा अबाउट दिस एक्सिस। ऐसा क्यों होगा ये सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एक चीज हम डिस्कस करेंगे कि इस फोर्स का टॉर्क आप इस एक्सिस के आउट निकालना चाहते हो। इस एक्सिस पे मान लो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 1 2 3 3-4 पॉइंट्स मैंने ले लिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस फोर्स का जो टॉर्क आएगा 1 के अबाउट, 2 के अबाउट या पॉइंट 3 के अबाउट, ये 3 पॉइंट ले ली मैंने इस एक्सिस पे। तो इस फोर्स का जो टॉर्क आएगा इस पॉइंट 1 के अबाउट या पॉइंट 2 के अबाउट या पॉइंट 3 के अबाउट, उसका उस टॉर्क का वो कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग होगा, वो सभी कंपोनेंट टॉर्क के सेम आएंगे। बात समझ में आई मैं क्या प्रूव करने वाला हूँ? मैं प्रूव करने वाला हूँ कि अगर इस फोर्स का कंपोनेंट हमने निकाला इस एक्सिस पे, मान लो एनी रैंडम 3 पॉइंट्स मैंने माने 1 2 3, इन तीनों पॉइंटों के अबाउट मैं इस फोर्स का टॉर्क निकालूंगा, उस टॉर्क का वो कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग आएगा वो सेम आएंगे। चलो करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के अबाउट, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना, इस पॉइंट के अबाउट मैंने टॉर्क लिखा, तो ये टॉर्क आया, मैं लिखूंगा टॉर्क ऑफ एफ, क्योंकि एक ही फोर्स है, अबाउट पॉइंट 1। बताओ क्या लिखूं? तो ये हो गया आर वेक्टर, एफ अंदर की तरफ लग रहा है तो दोनों बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो बेसिकली टॉर्क आ जाएगा आर इंटू एफ। तो इस पॉइंट 1 एंड 2 और 3 के अबाउट टॉर्क सेम आएगा, वही मैं आपको प्रूव कर रहा हूं। तो आप इस पे ध्यान दो कि पॉइंट 1 के अबाउट टॉर्क कितना आ जाएगा, बताओ भाई। ये हो गया आर वेक्टर जो कि आर है ना, एफ ऐसे हो गया जो 90 डिग्री है, तो भैया आर इंटू एफ आंसर आ गया। डायरेक्शन देखना चाहो तो डायरेक्शन दे सकते हो कि टॉर्क की डायरेक्शन कैसे आएगी। ये आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, आर क्रॉस एफ करोगे तो ऊपर की साइड टॉर्क की डायरेक्शन आएगी, टॉर्क आएगा जे कैप में, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट नंबर 2। तो टॉर्क का वो कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग है वो सेम आएगा, राइट। चलिए देखते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी r2। भाई इसको आप बोल दो r1 बोल दो इसको, है ना। फर्स्ट पॉइंट से फोर्स की डिस्टेंस r1 बोल दो, ये r1। अब ऑब्वियसली ये डिस्टेंस r1 तो नहीं होगी, ये डिस्टेंस कुछ r2 हो जाएगी, तो इसको बोलता हूं मैं r2। ये डिस्टेंस हो गई r2, राइट। अब इसके बाद मैं फोर्स लिखता हूँ ना, तो फोर्स कैसे लिखूंगा सोचते हैं। तो ये एंगल मान लेता हूँ मैं, ये वाला एंगल ले लेता हूँ मैं, मान लो थीटा 2 एंगल ले लेता हूँ, ठीक। चलिए अब टॉर्क लिखिए, टॉर्क कैसे लिखोगे। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, इसकी यहाँ से आप लाइन खींचोगे इस तरीके से, दिस इज द आर वेक्टर, और ये लेंथ कितनी है r2, ये आर वेक्टर हो गया। फोर्स तो वापस से अंदर की तरफ है, ऐसे अंदर की तरफ है ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। मतलब वो फोर्स जो है वो इस आर्क के परपेंडिकुलर ही है, ओके। तो मतलब अगर टॉर्क 2 लिखूंगा मैं, अच्छा डायरेक्शन क्या आ जाएगी टॉर्क 2 की, बताओ टॉर्क 2 की डायरेक्शन क्या आ जाएगी। इस फोर्स की इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क हम लिखेंगे उस टॉर्क की डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, डायरेक्शन होती है आर वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से देख लो। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर तो हो गया ये, और एफ वेक्टर अंदर की तरफ है, तो आर क्रॉस एफ करोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला वेक्टर आर के भी परपेंडिकुलर है और एफ के भी परपेंडिकुलर है, आर पर एफ की डायरेक्शन ये वाली आ जाएगी। बेसिकली जो इस लाइन के अबाउट, तो ये वाला हो जाएगा ना, r2 वेक्टर हो जाएगा, r वेक्टर।
तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी, सॉरी टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो इस तरीके से आएगी। ये बोलता हूँ मैं टॉर्क 2। ये समझ में आया आपको टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे कैसे आएगी? तो यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन कैसे आएगी? ऐसे आएगी। देखो ना, हमने यही तो लिखा है जे कैप। कैसे आई टॉर्क की डायरेक्शन? आर वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर किया, आर क्रॉस एस किया। आप चाहो तो घूमने की उससे देख लो कि भाई ये रॉड है, इस पॉइंट की रॉड निकालना है, फोर्स अंदर की साइड लगा तो रॉड ऐसे घूमेगी, रॉड ऐसे घूमेगी तो उंगलियों को ऐसे घुमाएंगे तो टॉर्क ऊपर आ गया। यहाँ पे रॉड इस तरीके से है, फोर्स अंदर लग रहा है तो रॉड कैसे घूमेगी? इस तरीके से घूमेगी, ऐसे सर्कल बनेगा तो इसका परपेंडिकुलर ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें तो इस टॉर्क का कौन सा कंपोनेंट निकालना है? कंपोनेंट निकालना है जो इस एक्सिस के अलोंग हो। देखो, अगर ये थीटा थीटा 2 है, हमने माना है भाई ये थीटा थीटा 2 है, तो ये वाला थीटा कितना हो जाएगा? ये वाला थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा 2, राइट? ये वाला थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा 2। तो मैं क्या कह रहा हूं कि टॉर्क 2 का कंपोनेंट, टॉर्क 2 का कंपोनेंट मतलब टॉर्क 2 अलोंग एक्सिस, टॉर्क 2 का कंपोनेंट जो अलोंग द एक्सिस हो, तो मैंने लिख दिया टॉर्क 2 का वो कंपोनेंट जो अलोंग द एक्सिस हो कितना आएगा? टॉर्क 2, ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा 2। तो हम कंपोनेंट करेंगे टॉर्क के, एक टॉर्क ऐसा है तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? टॉर्क 2 cos 90 माइनस थीटा 2। ठीक है, कितना हो गया? ये हो गया टॉर्क 2 cos 90 माइनस थीटा 2 कितना है? sin थीटा 2। ठीक है, और टॉर्क 2 कितना था? टॉर्क 2 तो हमें पता ही है, ये डिस्टेंस इनटू फोर्स, तो r2 इनटू f। देखना ध्यान से, है ना? और ये कितना है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ r2 sin थीटा 2 इनटू f। अब देखना ध्यान से, तो r2 sin थीटा 2 को क्या लिख सकता हूँ बताओ? तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज क्या है? r2। इसका ये वाला कंपोनेंट तो कितना हो गया? r2 cos थीटा 2, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? r2 sin थीटा 2, तो वो r1 के बराबर ही हो गया। जो लोग ध्यान से समझ रहे हैं उनकी बात समझ में आ गई होगी कि r2 sin थीटा 2 r1 के बराबर ही हो गया। अगर इसको लिख सकता हूँ r2 sin थीटा 2, तो बेसिकली r2 sin थीटा 2 को मैं r1 लिख सकता हूँ, r1 into f। तो ये क्या आ गया? टॉर्क 2 along एक्सिस। तो बेसिकली टॉर्क 2 का जो कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस है, देखो वापस से कितना आ गया? r1f आ गया, और डायरेक्शन तो यहाँ पे कंपोनेंट से दिख रही है हमें, ऊपर आएगी, मतलब ठीक है। समझ में आया? हमने एक रैंडम पॉइंट लिया, फिर भी आप सेम टू सेम ऐसा पॉइंट यहाँ पे भी ले सकते हो 3 के लिए। भाई इसको r3 बोलोगे, यहाँ पे टॉर्क ऐसा लगेगा, उसका कंपोनेंट करोगे, ये एंगल थीटा 3 लोगे, बाकी सारा काम करोगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा? r3 sin थीटा 3। तो वापस उसको क्या लिख दोगे? r1 लिख दोगे, तो वापस से काम हो जाएगा, है ना? तो 2 पॉइंट, ठीक है, 2 जनरल पॉइंट मैंने ले लिए। एक पॉइंट तो मैंने जस्ट यहाँ पे एकदम सामने वाला ले लिया, एक इसी एंगल थीटा पे ले लिया। कहीं पे भी पॉइंट लूंगा आंसर तो यही आने वाला है। बोलो आने वाला है कि नहीं आने वाला? तो मतलब ये बात तो प्रूव हो गई। ये लास्ट वाली बात, एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, इस पर किसी भी पॉइंट पर आप टॉर्क निकालोगे इस फोर्स का, उसका वो कंपोनेंट जो इस एक्सिस के अलोंग आएगा दैट इज इक्वल, राइट? और वही टॉर्क हम कंसीडर करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन मैं भी दूंगा आपको। तो देखो अब फाइनल बात समझ लो जो आपको याद रखनी है कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस हम क्या लेते हैं। तो कोई फोर्स लग रहा है और कोई ऑब्जेक्ट है जो एक्सिस पे ऐसे पूरी पूरी एक्सिस पे हिंज्ड है, पॉइंट पे हिंज नहीं है, इस बार पूरी एक्सिस पे हिंज्ड है, तो इस फोर्स का जो टॉर्क हम लेंगे वो क्या लेंगे? इट इज द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग द एक्सिस कैलकुलेटेड फॉर एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट इस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालो, उस टॉर्क का वो कंपोनेंट जो अलोंग द एक्सिस है वही टॉर्क होगा अलोंग टॉर्क अबाउट एन एक्सिस ऑफ दिस फोर्स। अब हमने ऐसा क्यों बोला एनी पॉइंट?
क्योंकि अब किसी पॉइंट के अबाउट निकालोगे टॉर्क सेम आने वाला है अलोंग द एक्सिस। आई बात समझ में? बोलो आई बात समझ में क्या? ये जो है ना, अब बस एक बात आपको समझ में नहीं आई होगी कि सर ऐसा ही क्यों लेते हैं कि जो हम टॉर्क ले रहे हैं उस टॉर्क का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस क्यों कर रहे हैं, मतलब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस वही वाला कंपोनेंट होगा टॉर्क का जो एक्सिस के अलोंग है किसी भी पॉइंट के अबाउट। वो बात मैं भी आपको समझाता हूँ, है ना? पर ये बात तो हम समझ गए कि किसी भी पॉइंट के अबाउट हम अगर टॉर्क निकालते हैं फोर्स का और उस टॉर्क का कंपोनेंट करते हैं तो सारे कंपोनेंट हमेशा सेम आएंगे, चाहे पॉइंट कहीं पे भी ले लो उस एक्सिस पे। ठीक है, ओके। अब देखना ध्यान से यहाँ पे मैं कुछ फोर्सेस लगा रहा हूँ। ये एक डोर है, इस डोर पर मैं कुछ फोर्सेस लगा रहा हूँ, है ना? तो ये डोर है, ये डोर की नॉब है, ठीक है। अब मैं कुछ फोर्सेस लगा रहा हूँ। एक फोर्स तो मान लो मैं ऐसे लगा रहा हूँ, इस तरीके से, इसको इस तरीके से धक्का मार रहा हूँ, मान लो इस तरीके से धक्का मारा है ना। और एक फोर्स मैंने लगाया, मान लो कि मैंने इसको ऊपर से धक्का मारा इस तरीके से, ठीक है। और एक मैंने धक्का मारा, मान लो अंदर धक्का मारा, ठीक। तो फोर्स के नाम दे देता हूं मैं। दिस इसको कहता हूं फोर्स F1, इसको कहता हूं फोर्स F2 और इसको कहता हूं फोर्स F3, ठीक है। तो इनके नाम में रखता हूं। F1 को मैं बोल रहा हूं रेडियल फोर्स, बिकॉज जैसे ये एक्सिस है तो यहाँ से इस डायरेक्शन को हम रेडियल डायरेक्शन कहते हैं, वही रेडियस हो जाएगी ना एक्सिस के अबाउट। अगर ये ऐसे घूम रहा है रॉड, मान ये डोर मान रहा है ऐसे घूम रहा है, तो दिस इज द रेडियस। इस डायरेक्शन को हम रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। तो रेडियल डायरेक्शन का फोर्स हो गया F1, है ना। और F2 क्या हो गया, एक्सियल डायरेक्शन का फोर्स, भाई एक्सिस है ये, तो ये एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है, तो दिस इज द एक्सियल फोर्स, है ना। और ये तीसरा फोर्स हमने ऐसे लगाया है अंदर की तरफ, तो ये टेंजेंशियल लग रहा है, डोर के टेंजेंट मानेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, टेंजेंट इस तरीके से। तो F3 को हमने बोल दिया टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स F3। अब बताओ ध्यान से, क्या F1 की वजह से टॉर्क आएगा? सोच के बोलना, क्या F1 इस डोर को घुमा सकता है क्या? नहीं घुमा सकता, राइट। F1 की वजह से तो टॉर्क नहीं आएगा। क्या F2 की वजह से टॉर्क आएगा क्या? नहीं आएगा, इस एक्सिस के अबाउट नहीं आएगा। अच्छा, अगर सुनना ध्यान से ना, सवाल में क्या कह रहा हूं कि अगर पॉइंट होता है इस तरीके से, कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा होता है F2, ये डिस्टेंस है मान लो R, ये O है, ये P है, इस पॉइंट P पर, क्या यहाँ पे हम टॉर्क निकालते हैं? यहाँ पे आता है कि टॉर्क इस F2 की वजह से, इस पॉइंट O के अबाउट F2 की वजह से कोई टॉर्क आता कि नहीं आता? आता ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, पॉइंट के अबाउट आता, बट एक्सिस के अबाउट नहीं आएगा। अच्छा, पॉइंट के अबाउट किस डायरेक्शन में आता, देखना जरा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क किस डायरेक्शन में आता? जैसे ये हो जाता आर वेक्टर, तो सबसे पहले मैं लिखता टॉर्क आता R इंटू F2, ये तो टॉर्क आ जाता, पर टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती? तो मैं इस पॉइंट पर लिख रहा हूँ, यहाँ से एक रॉड बनाता, यहाँ पे फोर्स इस तरह लिख रहा है, तो रॉड इस तरह से घूमती एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो माइनस के गैप आता, मतलब अंदर की तरफ आता, है ना। अगर मैं इस तरह से एक्सिस खींच देता तो मतलब अंदर की तरफ टॉर्क आता, समझ पा रहे हो, अंदर की तरफ टॉर्क आता, मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर आता, समझ में आ रही है बात? एक्सिस के अलोंग आता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर आता, एक्सिस के परपेंडिकुलर आता। देखो हो गया ना टॉर्क अपने आप जीरो। भाई F2 की वजह से अगर हम इस एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं, मान लो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, इस F2 का टॉर्क निकालते तो टॉर्क कैसा आता? परपेंडिकुलर आता, आता ना। लेकिन अगर एक्सिस के लिए हम देख रहे हैं तो देखने से समझ में आ रहा है हमें कि ये F2 इस एक्सिस पर कोई टॉर्क नहीं लगा सकता, क्योंकि ये जो दरवाजा है वो ऐसे नहीं घूम सकता,
इसको हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि इस F2 का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट जो आ रहा है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो अगर ये टॉर्क एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसका कोई भी कंपोनेंट एक्सिस के अलाउंग नहीं आ रहा है। तो अगर इसका कोई भी कंपोनेंट एक्सिस के अलाउंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस F2 की वजह से इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क नहीं हो सकता। बात समझ में आई? ओके, और नाउ F3 की वजह से टॉर्क आएगा, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। F3 की वजह से टॉर्क आएगा, तो मैं लिख दूं इनकी वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, इसकी वजह से टॉर्क आएगा। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं इनके। तो देखो अभी आपको समझा दी मैंने एक्सप्लेनेशन, एक बार फिर से समझा दो कि टॉर्क ड्यू टू रेडियल फोर्स इज जीरो। तो रेडियल फोर्स कौन सा है? F1, हमें पता है, इसकी वजह से टॉर्क जीरो आएगा। क्यों? देखो बिकॉज its line of action passes through a point on the axis। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर यहाँ पे आप कोई पॉइंट ले लेते हो तो क्या ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास हो रहा है? तो टॉर्क ऑटोमेटिक जीरो हो गया। अब टॉर्क जीरो है तो इसका कोई कंपोनेंट ले सकते हो क्या? जो जीरो है उसका कंपोनेंट कैसे आएगा? तो ओवरऑल इसका टॉर्क इस एक्सिस पे कितना आ गया? जीरो, यही लिखा है। And hence torque will be zero about the point, and hence its component along the axis will be zero, right? भाई आपको सिखाया था ना कि आप बोलोगे सर आपने तो इस पॉइंट सामने ले लिया, इसलिए आप कह रहे हो कि जो लाइन ऑफ फोर्स है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट जीरो है। लेकिन सर मैं अगर पॉइंट यहाँ ले लूं तो अब तो लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं हो रहा है, अब तो आना चाहिए टॉर्क। तो मैंने आपको एक चीज बताई है क्या, कि इस एक्सिस पर कोई सा भी पॉइंट ले लो, अगर किसी एक पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क इसके पैरेलल इसके अलाउंग जीरो हो गया तो वो हर पॉइंट के अबाउट जीरो होगा, क्योंकि वो सबके अबाउट सेम रहता है, राइट? ये तो बात पढ़ी हमने कि अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट आप देख लो टॉर्क जो अलोंग द एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो हर पॉइंट के अबाउट सेम आएगा। तो अगर आप कह रहे हो कि जस्ट सामने वाले पॉइंट के अबाउट जीरो है, जस्ट सामने वाले पॉइंट के अबाउट अलोंग द अलोंग वाला जो कंपोनेंट वो जीरो है, तो इस पॉइंट के अबाउट भी अलोंग द कंपोनेंट जीरो ही आएगा। ओके, ये हमने प्रूव कर लिया है। सो हेंस इट्स कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस विल बी जीरो, मतलब रेडियल फोर्स का टॉर्क जीरो आएगा। ये लाइन मैंने एक बार में लिख दी है, टॉर्क ड्यू टू रेडियल फोर्स इज जीरो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ अ फोर्स passes through the axis of rotation, its torque about that axis will be zero। इसी पॉइंट के लिए है ये बात, है ना? इसी पॉइंट के लिए है ये बात, रेडियल के लिए ही है। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई जनरल आप स्टेटमेंट याद रख सकते हो कि अगर कोई फोर्स लाइन ऑफ एक्सिस, सॉरी, अगर कोई फोर्स एक्सिस से पास कर रहा है, जैसे ये फोर्स है इसको एक्सटेंड करूंगा तो एक्सिस से पास कर रहा है, तो इस फोर्स का इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क हमेशा जीरो होगा। ठीक है क्या? समझ गए? इफ अ फोर्स पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर कोई फोर्स एक्सटेंड करने पर इस तरीके से एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है तो उसका टॉर्क हमेशा जीरो होगा उस एक्सिस के अबाउट। ये आप याद रख सकते हो। तो रेडियल है तो हमेशा पास होगा, तो रेडियल का टॉर्क हमेशा जीरो होगा उस एक्सिस के अबाउट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टॉर्क ड्यू टू एक्सियल फोर्स इज जीरो। ठीक है भाई, ये हमने देखो एक्सियल फोर्स ये रहा, करके दिखा दिया ना मैंने आपको क्यों जीरो होगा, कि एक्सियल फोर्स का किसी भी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो परपेंडिकुलर आएगा इस तरह से एक्सिस के। इसका कोई भी कंपोनेंट एक्सिस की तरफ नहीं होगा, राइट? मतलब इस फोर्स का जो टॉर्क आएगा किसी पॉइंट के अबाउट उसका कोई भी कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस नहीं होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क जीरो होगा। बात समझ में आ गई क्या? And torque about an axis is only due to the tangential force or tangential component of force, right? मतलब किसी भी एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होगा केवल उसी फोर्स का होगा जो टेंजेंशियल हो, या कोई फोर्स लग रहा हो उसका कोई कंपोनेंट अगर टेंजेंशियल की तरफ हो तो बस उसी के वजह से टॉर्क आएगा अबाउट दिस एक्सिस। बात समझ में आई क्या? भाई अगर हम तीनों का रिजल्टेंट देखें तो ये फोर्स नहीं ऐसे इधर उधर लग रहा होगा, ऐसे कहीं लग रहा होगा। 3D में इसका कंपोनेंट करेंगे तो सॉरी ऐसे लग रहा होगा, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, इस तरीके से आया।
तो इसकी वजह से टॉर्क नहीं है, इसकी वजह से टॉर्क नहीं, फिर टॉर्क इसकी वजह से आया। समझ गए यहाँ तक बात? इसमें कोई डाउट है तो पूछो, इतनी थ्योरी में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो इतनी सारी बातें हम समझ गए, लेकिन आप बोलोगे सर हमें लास्ट में अंत में याद क्या रखना है, मतलब क्या काम की बातें हैं? तो काम की बातें सिर्फ इतनी है, ये जो मैंने लिखी है कि टॉर्क ड्यू टू रेडियल फोर्स इज जीरो अबाउट दिस एक्सिस, टॉर्क ड्यू टू एक्सियल फोर्स अबाउट दिस एक्सिस इज जीरो। बस जो टॉर्क आएगा वो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ही आएगा, ठीक है? ये मैंने इसका एक्सप्रेशन लिख दिया, राइट? अगर फोर्स एक्सियल डायरेक्शन में है तो इसका टॉर्क जो होगा वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, उसका कोई भी कंपोनेंट पैरेलल नहीं होगा, इसलिए टॉर्क जो होगा एक्सियल की वजह से वो जीरो होगा, इसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं एक्सियल डायरेक्शन एक्सिस के अलावा। चलिए तो आज हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास से हम एंगुलर एक्सप्रेशन वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक?